बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि मुझे मेरे नौजवान वकला जिन्होंने ये लीगल डिबेट के नाम से ये प्रोग्राम शुरू किया है, उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम के लिए मदऊ किया। और जो कि एक नौजवान जो हमारे यंग लायर्स हैं और जो पब्लिक है, उनको जो मसले मसाइल होते हैं कानूनी तौर पर, तो उनके मतलब जो हल के लिए और उनके लिए जो लीगल रेमेडीज़ हैं, वो मतलब उसके हवाले से इंफॉर्मेटिव ये प्रोग्राम है। ये एक बहुत बड़ी अच्छी काविश है। तो इंशाअल्लाह ताला जो हमारी भी कोशिश होगी कि इनके साथ भरपूर तावन किया जाए। सर वंस अगेन बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने हमें दोबारा टाइम दिया। हमें पता है कि आपका शेड्यूल बहुत बिजी होता है, लेकिन फिर भी आप, क्योंकि आपके दिल में एक हमदर्दी है जनरल पब्लिक के लिए कि आप जितना हो सकता है आप उन्हें गाइड कर सकें। सर आज का जिस तरह आपने फरमाया था कि हम सर्विसेज मैटर पे बात करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा ये जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ने जो बेनिफिट्स दिया है जो मुलाजमीन को। तो कुछ मुलाजमीन कह रहे हैं कि ये पर्टिकुलरली सिर्फ उनके लिए है जिनके जिनके नाम उस पिटीशन में या जिनका सुप्रीम कोर्ट ने जिनके हक में फैसला दिया है। तो बाकी लोग भी क्या जो उनका सेम अगर मैटर हो तो वो से बेनिफिट्स ले सकते हैं, या उन्हें दोबारा उनको अलहदा से एक पटिशन दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत है? आप थोड़ी रोशनी फरमाइएगा इस पर। देखिए जी, जैसा कि ये 2 किस्म की जजमेंट होती है। एक जजमेंट इन रेम होती है, एक जजमेंट इन पर्सोनम होती है। जजमेंट इन पर्सोनम वो होती है जिसके अंदर जो भी पिटीशन होती है और उसमें जो भी उनको ग्रीवेंसेस अराइज होती हैं और जो भी उसके जो फैसले में जो भी बेनिफिट दिया जाता है वो उस पार्टी की हद तक होता है, उसका इतलाक उस पार्टी की हद तक होता है। और एक जजमेंट इन जो रैम है वो ये होती है कि जब एक कोर्ट कोई मुसलमा जो है कसूर मुरतब कर देती है किसी भी जजमेंट के ज़रिए, प्रिंसिपल लेट डाउन कर देती है, जिसे डिक्टम भी कहते हैं। और वो जजमेंट है जिसका बेनिफिट उनको भी जाएगा जो कि उसी क्लास से वो मुलाजमीन रखते हैं और जो उनका मैटर भी वही सेम है और वो मतलब उसी में फ़ॉल करते हैं। तो उसके लिए उनको पार्टी होना की ज़रूरत नहीं होती, वो भी बेनिफिट ऑटोमेटिकली उनको मतलब है कि मिलना चाहिए। और वो उसके लिए उस जजमेंट को साथ लगा के उसी क्लास वाले जो मुलाजमीन हैं जो उसी में फ़ॉल करते हैं, वो अपने महकमे को दें कि ये सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया हुआ है जो कि जजमेंट इन रेम है, तो उसका बेनिफिट हमें दें। और जबकि आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पास कर देती है और जजमेंट इन रेम के हवाले से, तो वो तमाम फंक्शनरीज और तमाम कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग इफेक्ट होता है। जी थैंक यू सर। ये सेकंड क्वेश्चन है कि अगर किसी शख्स को सस्पेंड कर दिया गया हो और 6 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया हो, तो ना ही उसकी कोई इंक्वायरी हुई हो, तो उस सूरत में वो किस तरीके से अपने आप को रिस्टोर कर सकता है या अपनी जॉब को रिज्यूम कर सकता है? देखिए जी, कोई ज़रूरी नहीं होता कि हर इंक्वायरी में सस्पेंड किया जाए। अब देखा जाता है कि हैम्परिंग एंड टेम्परिंग का एक असूल है। कोई भी ऐसा मुलाजिम है कि वो तो नहीं कि उस इंक्वायरी के अंदर अगर उसको जॉब पे उसी ड्यूटी पे रखा जाए, उसी ड्यूटी पे रखा जाए और उसी ड्यूटी पे रहते हुए वो रिकॉर्ड में कोई रद्द-बदल कर दे, रिकॉर्ड में हैम्परिंग टेम्परिंग करे, इसका अगर कोई या असरअंदाज हो, तो अगर इसका एहतमाल होता है तो फिर उसको सस्पेंड करते हैं। लेकिन जब सस्पेंड करेंगे तो एक उसके अंदर नॉर्मल टेन्योर जो है उसका सस्पेंड का वो 30 डेज़ है। अगर बियॉन्ड दैट पीरियड अगर उनको चाहिए कि भी इसको मज़ीद एक्सटेंड करना है, तो वो अथॉरिटी को लिखते हैं, इंक्वायरी अफसर, कि जनाब वाला अभी हमारी इंक्वायरी कंक्लूड नहीं हुई, इसको हमने मतलब मज़ीद टाइम चाहिए, तो उसके लिए इसकी सस्पेंशन जो है वो नागुज़ीर है। तो इसलिए ये है कि हमें इसकी सस्पेंशन के लिए इजाज़त दी जाए। अगर वो अथॉरिटी उसकी इजाज़त देती है फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है वो उसको ऑटोमेटिकली जो है ना उसको रीइंस्टेट होना पड़ता है अपनी उसमें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई वापडा मुलाजिम को वापडा बरतरफ कर देता है और उसकी जो अपील है वापडा में, जो डिपार्टमेंटल अपील होती है, वो भी उसके अपोजिशन में यानी उसके मुखालिफ जाती है, खारिज हो जाती है, तो उस सूरत में वो ऊपर वाली किस अथॉरिटी से वो कांटेक्ट करे? देखिए जी, इसमें यह है कि जी वापडा के जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनके ऊपर जो लागू होता है वापडा ई एंड डी रूल्स 1978।
उसकी जो है सेक्शन 11 के तहत जो है वो एक रेमेडी होती है कि भी जो भी अथॉरिटी कोई ऑर्डर पास करेगी अगेंस्ट द एम्प्लॉय, तो उसके अगेंस्ट नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को वो अपील फाइल करेंगे और नेक्स्ट हायर अथॉरिटी उस अपील का फैसला करेगी। अगर उस अपील के फैसले से वो एग्रीव्ड होगा तो उसके आगे सेकंड अपील तो नहीं है लेकिन रिव्यू है। उसके सेक्शन 12 में प्रोविज़न है रिव्यू की, वो रिव्यू फाइल कर सकता है। जी सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर महकमे ने किसी शख्स को इंक्रीमेंट दिया हो और वो 13 साल हो गए हों, अब उसकी रिटायरमेंट का टाइम आ गया हो और उसके वाजबात बनते हों, लेकिन ऑडिट वालों ने एतराज़ लगा दिया हो कि ये जो आपकी इंक्रीमेंट या आपकी जो हमने अपलिफ्ट आपको किया था वो टोटली गलत था, तो इस सूरत में वो किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि वो तो अब नियर टू रिटायर है। देखें जी, ये एक प्रिंसिपल है लोकस पोटेंशियाई। लोकस पोटेंशियाई में ये होता है कि 3 इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी। सबसे पहले इफ़ एनी बेनिफिट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय एनी रेसिपिएंट विद बोनाफाइड इंटेंशन। कोई भी एम्प्लॉय कोई भी एक नेक नियति से लेता है, कोई कंसीलमेंट नहीं करता, ठीक है ना, कोई फोर्ज नहीं करता और कोई ना फ्रॉडुलेंटली करता है, और वो एक विद बोनाफाइड इन गुड्स गेस्चर में वो लेता है। एक तो वो इंग्रेडिएंट्स हैं। दूसरी में इंग्रेडिएंट में ये आता है कि दैट बेनिफिट हैड बीन गिवन बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। वो किसी कंपिटेंट अथॉरिटी ने ग्रांट किया हो जो कि वो ग्रांट करने की हकदार, मतलब कानूनी तौर पर मिजाज है। थर्ड वन इज दैट बेनिफिट हैड टेकन इफेक्ट, कि वो जो बेनिफिट लिया था उस पर अमल दरामद शुरू हो गया। अब यह कि 13 साल तक दैट इज ए कंसिडरेबल टाइम विच हैज मतलब वाज एंजॉयड बाय दैट एम्प्लॉय, और उसमें जब दैट हैज़ बीन एंजॉयड सिंस ए लॉन्ग टाइम, तो उसको एट दिस बिलेटेड स्टेज व्हेन ही इज़ गोइंग टू बी रिटायर्ड, वो उसको जो है ना तो रिसाइन कर सकते हैं ना विड्रा कर सकते हैं, और उस पर प्रिंसिपल ऑफ लोकस पोटेंशिया होगा। और सेकंड एक और प्रेपोजिशन है। वो प्रेपोजिशन ये है कि अगर इफ दैट बेनिफिट इवन was not sustainable, तो बट जो when that benefit against that had been received and enjoyed which cannot be resigned। मिसाल के तौर पे अगर वो बेनिफिट दिया इंक्रीमेंट का, इंक्रीमेंट के अगेंस्ट जो है उसने मॉनेटरी जो बेनिफिट हासिल कर लिए, इवन दो कि अगर वो इलीगल भी था, तो वो जो बेनिफिट उसने ले लिए मॉनेटरी, वो वापस नहीं हो सकते। इस पे तो सुप्रीम कोर्ट का भी व्यू है। सर लास्ट क्वेश्चन है कि अगर मेरी प्रमोशन का बोर्ड हो रहा हो और साथ में इंक्वायरी भी पेंडिंग हो और मुझे कहा जा रहा हो कि इंक्वायरी की वजह से आपको डिफर किया जाता है, तो इस सूरत में मेरे लिए क्या रेमेडी होगी। देखें जी, ये अमूमी तौर पे पहले ये होता था कि भी लोग क्या करते थे कि भी जब प्रमोशन बोर्ड होने लगता था, उससे वेरी नेक्स्ट जो सीनियर होता था उसको रोकने के लिए बदनीयती से एक मैनोवर करते थे कि भी किसी न किसी से एक दरख्वास्त दिला देते थे, उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर देते थे, और उसको जो है ना इंक्वायरी की वजह से ड्रॉप करके ना डेफर करके वो दूसरा प्रमोट हो जाता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पर भी वाजे कहा है कि अगर मेयर पेंडेंसी ऑफ एनी इंक्वायरी जो है ना कैन नॉट बी हर्डल इन ग्रांटिंग द प्रमोशन। उसमें यह है कि सिंपली सीटर के अगर कोई इंक्वायरी पेंडिंग है, ठीक है ना, लिस्ट पेंडेंस में आ रही है, पेंडिंग है, या ये कि भी अभी तक तो कंक्लूड ही नहीं हुई, तो उसका इफेक्ट नहीं होगा, और उसकी वजह से जो है वो किसी भी एम्प्लॉय को डिबार नहीं किया जाएगा इन ग्रांटिंग द प्रमोशन। तो उसको प्रमोशन का हकदार वो रहेगा ऐसे ही जैसे वो इंक्वायरी के बगैर भी था। तो लिहाजा ये है कि ये डेफर नहीं किया जा सकता उसको, अगर करेगा तो उसको फिर चैलेंजेबल होगा। हाँ जी, थैंक यू सो वेरी मच सर। ये एक हमारे जनरल पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इंशाल्लाह लोगों की बहुत अच्छे तरीके से रहनुमाई होगी, और हम भी उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप हमें, जब हमें ज़रूरत होगी, आप अपने मसरूफ़ टाइम में से हमें थोड़ा सा टाइम देंगे। वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।